नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह। देश भर में आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं और अब जरूरत के सामानों पर सिर्फ 2 स्लैब में जीएसटी लगाई गई है, 5% और 18%। सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए ऐसा कदम उठाया है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में इस पर फैसला लिया गया। नई दरें लागू होने के साथ रसोई के सामान को लेकर दवाइयां, गाड़ियां, कपड़े, मकान खरीदना, बनवाना, बीमा उत्पाद और एसी टीवी जैसे कई उत्पाद सस्ते हो गए, जिसके साथ ही दूध के टेट्रा पैक, रोटी, खाखरा, निजी स्वास्थ्य और जीवन बीमा उत्पादों, पढ़ाई लिखाई से जुड़ी अन्य चीजें और 33 से अधिक जीवन रक्षक दवाओं को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। आम आदमी तक का ये राहत पहुंची है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें कड़ी निगरानी कर रही हैं और कहा जा रहा है कि बीजेपी ने इसे दिवाली से पहले बड़ा उपहार बताया है। देश में जीएसटी की नई दरें लागू होने पर बीजेपी इसे आम आदमियों के लिए बड़ी राहत बता रही है। तो इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल के अलग अलग इलाकों में जाकर व्यापारियों और आम जनता से संवाद भी किया है। मुख्यमंत्री ने चौक बाजार भोपाल में जीएसटी रिफॉर्म पर जन जागरण अंतर्गत व्यापारिक, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश समृद्ध हो रहा है। पीएम मोदी सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। हमारी सरकार बनने के बाद ही हमने उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में सुधार किए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जब राज्य समृद्ध होगा तो इकोनॉमिक दृष्टि से यहां का पैसा यहीं रोटेट होगा। सीधे मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि देश स्वदेशी के भाव को लेकर आजाद हुआ है और पीएम मोदी की अगुवाई में भारत चौथी अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। उधर कांग्रेस जीएसटी की नई दरें लागू होने पर सवाल उठा रही है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुना देते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। जीएसटी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को जो सौगात दी है, वित्त मंत्री जी के माध्यम से हमारे कपड़ों पे 5% जीएसटी करके ये बड़ी सौगात दी। नवरात्रि का उत्सव आज सफल हो गया है। मेरी अपनी ओर से बधाई। आज हमने अपने स्वदेशी अपनाओ, प्रदेश और देश को आत्मनिर्भर बनाओ। हर युग में, हर काल में जो जिस बात के कारण भारत दुनिया में अपनी पहचान बनाता, वो हमारे सभी दुकानदारों को लेकर चलने के लिए, छोटे छोटे व्यवसायियों को प्रोत्साहन देने के लिए, सभी प्रकार के भारतीय उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी के भाव से बढ़कर और कुछ नहीं है। आइए स्वदेशी अपनाओ, देश को आगे बढ़ाओ। जो पुराना माल स्टॉक में पड़ा है उसके बारे में कोई क्लियर नहीं हुआ है। जो अब सुविधाएं मिलेंगी उसका आगे जाके लाभ दिखेगा आप लोगों को। अब गवर्नमेंट इसमें क्या फैसिलिटी देगी, पुराने जो माल को अंदर जो पुराना उसी रेट में माल प्लस जीएसटी में लिखा गया था, अब जो नया माल आएगा उसमें फायदा मिलेगा। इससे कुछ खाद्य पदार्थों पे भी 0.5% तक हो गई है, इससे आम जनता को लाभ मिलेगा। जीएसटी का स्लैब कम हुआ है, ये तो अभी पुराने एमआरपी रेट पे जो दवाइयाँ भी रखी हुई है स्टॉक में वो तो वही दे रहे हैं। अभी जो मोदी जी ने बोला कल से, तो कल से कहा गया है, लेकिन जो अब नया स्टॉक आएगा, जो मेडिकल वाले भैया लोगों ने अभी बताया है कि जो नया स्टॉक आएगा उसके अंदर ये अपने को लाभ मिलेगा। और जहां तक थोड़ी बहुत जो जानकारी है, मेरे को इतनी तो नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी है, जो मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। जो जेनरिक दवाइयां हैं जैसे कि, और जो आजकल सबसे ज्यादा बीमारियां चल रही हैं, कैंसर, हार्ट अटैक, जो इसकी दवाइयों से जो बिल्कुल जीएसटी हटा दिया गया है, ये मतलब गरीब से गरीब तबके का इंसान जो है उसके लिए बड़ा फायदेमंद है। आने वाला समय भारत के बड़े खजाने का भी होगा और भारत वैश्विक रूप से विश्व गुरु भी बनेगा। दूसरी चीज आम उपभोक्ता की, मैं भी एक उपभोक्ता हूं, मेरे घर में भी राशन आता है, मेरे घर में भी घर उपयोगी सामान आता है। तो भारत के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से हर चीज में 2 स्लैब बनाकर एक बड़ा राहत का पैकेज छोड़ा है, वो कहीं ना कहीं हर घर में, हर घर का राशन भी के पे भी वो लाएगा और घर की बचत बढ़ेगी। और सबसे बड़ा फायदा तो बाजार में पैसों का फ्लो बढ़ने जा रहा है। बाजार में अगर पैसों का फ्लो बढ़ेगा तो आर्थिक तंगी का जो एक वातावरण निर्मित होता था वो रुकेगा और भारत आर्थिक उन्नति की तरफ बढ़ेगा। मानना है कि त्योहार के पहले यदि हम पूरे देश की बात करें तो देश में मेजॉरिटी जो क्राउड है वो मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास क्राउड को यदि 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो इसका बहुत फायदा मिलता है।
दूसरी चीज, त्योहार में सबसे ज्यादा बाइंग होती है कपड़ों की, या सबसे ज्यादा जो कि हमारा रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है, भले रिटेलर हो या होलसेलर हो या प्रोडक्शन वाले हो, सभी के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने के कारण सभी का सेल बढ़ेगा और व्यापारियों को जो चीजें और ग्राहकों को जो चीजें महंगे रेट पे मिलती थी उसके रेट्स कम होंगे, चीजें सस्ते में मिलेगी, इससे कैश फ्लो बढ़ेगा तो लोगों को प्रॉफिट होगा, पैसे की सेविंग होगी और ये सभी के लिए फायदेमंद। हम जिस जगह खड़े हैं वो इंदौर का राजवाड़ा क्षेत्र है, जहाँ पे सभी प्रकार की दुकानें हैं, बड़ी छोटी हर तरीके की दुकानें होती है। पर अगर हम देखा जाए तो एवरेज रूप से 1000 से लेकर 2500 तक का माल यहाँ पे सर्वाधिक रूप से बिका जाता है। और उसका जो स्लैब है, पहले जो हुआ करता था वो 12% हुआ करता था, जिसकी सबसे बड़ी मार जो थी वो मध्यम वर्ग के ऊपर थी। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के मध्यम वर्गीयों को सबसे बड़ा उपहार त्योहारी सीजन में ये दिया है कि वो जो 6% की राहत है उससे हम अन्य वस्तु खरीद सकेंगे, वो बचत की राशि हम अन्य जगह इन्वेस्ट कर सकेंगे, तो उससे पूरे मार्केट को फायदा होने। तो चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मंजरी जैन, बीजेपी प्रवक्ता, अवनीश बुंदेला, कांग्रेस प्रवक्ता। आप दोनों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल जो मेरा है वो मंजरी जैन जी से। मंजरी जैन जी, देखिए आप जीएसटी 2.0 को बचत उत्सव बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि आखिरकार 8 साल जनता के ऊपर टैक्स का बोझ डालने के बाद अब याद क्यों आई है कि जीएसटी का बोझ कम किया जाए? फैलाना, अच्छे काम में भी उनको कुछ ना कुछ कमियां ढूंढना ये काम है। तो विपक्ष को भी मैं आईना दिखाना चाहती हूँ कि जब आपकी सरकार थी तब कई तरीके के टैक्सेस जनता के ऊपर लगते थे। जो जरूरी वस्तुएं होती थी उनके दुगने दाम देना पड़ते थे, 30 से 40% तक जो है टैक्सेस लगते थे। सर्विस टैक्स अलग लगता था, एक्साइज ड्यूटी अलग लगती थी, वेट कर अलग लगता था, ऐसे कई सारे कर थे। उनको सरल करके माननीय मोदी जी ने जिस तरह से जीएसटी लेकर आए थे और उसका अब उसको सरलीकरण किया और अब जाकर उसमें जनता को और राहत देकर उसका जो रिफॉर्म किया है, तो मैं समझती हूँ कि बहुत ही स्वागत योग्य है। आम आदमी की जिंदगी को हमेशा राहत देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। और आने वाले समय में जब हम बात करते हैं कि हमारा जो देश है वो विश्व गुरु बनेगा, हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है वो सुदृढ़ हो रही है, हम हर तरीके से सुदृढ़ हो रहे हैं, चाहे वो हम देश की अर्थव्यवस्था की बात करें और चाहे देश की शक्ति की बात करें, हमने हर तरह से प्रोग्रेस किए। तो मैं समझती हूँ कि इसमें कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी और ना ही इस तरीके से कोई प्रश्न उठाना चाहिए था, क्योंकि आपने जो किया था देश को गर्त में भेजने का काम, हमने उसे बाहर निकालने का काम किया है। अब जीएसटी में जिस तरह से सरलीकरण किया गया है, सिर्फ 2 स्लैब कर दिए गए हैं, तो इससे व्यापारी को भी फायदा है। आपके समय तो व्यापारी जो है भूल भुलैया थी, उसको टैक्स भरने के लिए अकाउंटेंट के ऊपर ही उसको निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन मोदी सरकार ने इसको सरल किया और अब और ज्यादा सरल कर दिया। जब शुरू किया था तब मैं समझती हूँ कि जब हम कोई चीज शुरू करते हैं तो हम उसको अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है और मोदी सरकार ने वही किया है, जनता को राहत देने का काम किया। और सबसे ज्यादा जो अगर फायदा होने वाला है तो मध्यम वर्गीय और गरीब आदमी को फायदा होने वाला है। और रोजमर्रा की चीजों में जो हमारी गृहिणियां हैं उनकी रसोई को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। और जो पैसा बचेगा वो निश्चित तौर पर वो मार्केट में आएगा, मार्केट का जो है वो फ्लो बढ़ेगा पैसे का और हमारा देश जो है वो आर्थिक शक्ति बनेगा। चलिए ठीक है मंजरी जी, अब अवनीश जी का रुख कर लेते हैं। सवालों की सुई जो है अवनीश जी की तरफ घूम गई है। अवनीश जी, आप लोग कह रहे हैं कि ये कदम बहुत देर से उठाया गया, तो क्या ये जो सरकार का फैसला है वो इसलिए छोटा है कि मोदी सरकार ने लिया है, या फिर जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेस ने कई बार जिक्र किया कि जीएसटी लाना चाहिए लेकिन कांग्रेस नहीं लेकर आई, और जब मोदी सरकार जीएसटी लेकर आई उसके बाद जीएसटी की आलोचना की गई, और अब जब सरकार ने दोबारा से 2.0 जीएसटी को रिफॉर्म किया है तो फिर से आलोचना की जा रही है, ऐसा क्यों? सोनल जी, देखिए जीएसटी लाने वाला कौन था? जीएसटी लागू किसने किया था? मोदी सरकार ने। मतलब ये बड़ा हास्यास्पद है कि 8 साल आपने निरंतर जनता को जीएसटी के माध्यम से लूटा, निरंतर लूटा, और उसके बाद अब आप खुद ही उसको कम कर, जब पानी सर के ऊपर चला गया, महंगाई मतलब सर के ऊपर चली गई। आप सोचे ये कह रहे हैं कांग्रेस के समय में ज्यादा टैक्स था, तो मैं तो सिंपल सी बात कहता हूँ सोनल जी, आपका भी घर है मेरा भी घर है,
मंजरी जी बैठी, इनका भी घर है, उस समय खाने का तेल हुआ करता था 60 से 70 रुपए प्रति लीटर, और जो दालें हुआ करती थी 60 से 70 रुपए प्रति किलो। चावल का आप रेट देख लें 20 से 30 रुपए प्रति किलो था। आज स्थिति क्या है? तुअर की दाल 170-80 हो गई, खाने का तेल 200 पार है। ये मैंने एक सिंपल उदाहरण दिया। उस समय भी टैक्स थे, महीने कर नहीं थे, लेकिन वैट था, सर्विस टैक्स था, वो कुल मिला के 2 और 2 4 और 5% रहते थे। कई दवाइयां ऐसी थी, मैं आपको बताऊं सोनल जी, कि जिन पर सर्विस टैक्स और वैट मिला के 5% आता था, और वो मोदी सरकार में 28% पर गई। अब आपने उनको हटा के 18 कर दिया है, 5 कर दिया, कुछ पे आपने खत्म कर दिया। तो हमारा सवाल है कि 8 साल आपने लूटा भी तो है, 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा आपने जीएसटी के माध्यम से जनता से लूटा है। और अगर सबसे बड़ी बात है कि आपने कम किया, अच्छी बात है, लेकिन ये उत्सव कैसे है? मुझे इस बात का जवाब देते हैं। अगर उत्सव तब होता जब पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में ले आते, जिससे एक्चुअल सस्ताई और हो जाती। मतलब सस्ता तो आज कुछ भी नहीं हुआ ना। आप मुझे बता दें, क्या खाने का तेल फिर से 80 रुपए लीटर मिल सकता है? हमको मुझे बताएं। क्या तुअर की दाल फिर से 60 और 70 रुपए प्रति किलो अमरीश जी, कांग्रेस के हिसाब से उत्सव क्या होना चाहिए? इतनी दरों में गिरावट आई है जीएसटी की, जनता को इसका लाभ मिल रहा है, रोजमर्रा की चीजों में जनता को लाभ मिल रहा है, इससे बड़ा उत्सव और क्या हो सकता है? कांग्रेस के हिसाब से उत्सव क्या है? कौन सा लाभ मिल रहा है? मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ। क्या तुअर की दाल फिर से 60-70 रुपए किलो बिकेगी आज से? क्या खाने का तेल 80 रुपए लीटर मिलेगा? और सबसे बड़े उत्सव की बात करते हैं, विश्व गुरु की बात करते हैं, डंका बजने की बात करते हैं इनको। और सबसे खतरनाक बड़ी बात ये इसमें कि जब जब इनको लगता है कि ये फंस रहे हैं तो स्वदेशी की बात करते हैं। जब ट्रंप ने आदेश पारित किया कि H-1B वीजा का अब जो प्राइस मतलब जो आपको फीस देनी होगी 88 लाख, मतलब 6 लाख से बढ़कर 88 लाख, लाखों भारतीय वापसी करने वाले भारत में स्वदेशी की बात कर रहे हैं। और हकीकत बात तो ये है कि जीएसटी इन्होंने कम किया मजबूरी में, और वो भी इनको लगा कि अब अति हो गई, क्योंकि इनका विरोध चरम पर पहुंच गया। लोगों की जमा पूंजी खर्च हो गई, गृहिणियों के जो गहने थे वो बिक गए सिर्फ जिंदा रहने के लिए, खान पान की चीजें खरीदने के लिए। जमा पूंजी खत्म हो गई, लोगों की बैंक के अकाउंट खाली हो गए। अब ये जीएसटी की दरें कम कर रहे हैं। मेरा सवाल है सोनल जी, कैसा थैंक यू? चलिए ठीक है, मैंने मान लिया कि बीजेपी फंस रही है तो जीएसटी की दरों में गिरावट कर रही है, लेकिन अगर यही चीज कांग्रेस की सरकार होती, केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती, अगर आप कम करते तो क्या आप भी फंस चुके होते? तब कम करते? सोनल जी, अगर जीएसटी पहली बात कांग्रेस की सरकार होती, हम इस रूप में लागू नहीं करते। हमने पहले दिन से इसका विरोध किया कि 28% का स्लैब नहीं होना चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। आप प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हो, 2.5 लाख रुपए देते हो एक को कि भैया मकान बना लो। आपको मालूम सीमेंट पर जीएसटी कितना था? 28% जीएसटी था, हार्ड स्लैब। वो कौन सी लग्जरी चीज है? आज भी सीमेंट पर जीएसटी जो है 18% है। मुझे जवाब दें, कौन सा लग्जरी आइटम है? मतलब अगर मैं घर बनाऊंगा तो मुझे भी 28 देना था, एक गरीब आदमी घर बनाता था उसको भी 28 देना था। तो बताइए किस तरह की लूट थी। और कई सारी दवाइयां थी, मेटफॉर्मिन बता देता हूं मैं आपको, डायबिटीज की दवाई थी, ठीक है, इसका ब्लड प्रेशर की टेलमिसार्टन ड्रग थी, 28% जीएसटी था। मैं तार्किक बात कर रहा हूं, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो भाजपा के नेता कह रहे हैं हम तो स्वदेश भैया जीएसटी। देखिए आप अपनी बात करिए, आप अपनी बात करिए अमरीश जी, आप भाजपा की बात मत करिए। भाजपा की बात रखने के लिए यहाँ पर मंजरी जी उपस्थित है, मंजरी जी अपना पक्ष रख लेंगी। कम किया अब आप कह रहे हो इसका भी श्रेय ले रहा हूँ, इसका भी विज्ञापन। अरे शर्म करो लुटेरो, आपने कितने लोगों के प्राण लिए? आप वही लोग हो जिन्होंने किसानों के लिए काला कानून लाए थे, और 700 किसानों की बलि लेने के बाद आपने कहा था थैंक यू मोदी जी। मतलब उसका भी श्रेय लिया। पहले काले कानून के फायदे बताए और हटाने के फायदे। वही स्थिति आज है। पहले इनकी टोल आर्मी कार्यकर्ता जो होते, हकीकत में ये वो कार्यकर्ता है सोनल जी जिनके दिमाग में गोबर भरा होता है, दिमाग होता ही नहीं है। सवाल ही नहीं पूछते अपने नेताओं से कि भैया ये बताओ कि अपन ने ही लगाया था तो अपन कम कर रहे तो थैंक यू कैसे करें, उत्सव कैसे मनाएं, थैंक यू कैसे बोले मोदी जी को? सवाल पूछना नहीं है, क्योंकि हिम्मत होनी नहीं है, क्योंकि इनके जो कार्यकर्ता होते हैं बेसिकली, इन कार्यकर्ताओं को देश हित से, समाज हित से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ ये पार्टी 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 करते हैं। ये सिर्फ एक हिसाब से इनके दिमाग में फिक्स कर दिया। चलिए अवनीश जी, मैंने मान लिया
मान लिया कि बीजेपी में लोग पार्टी करते हैं, आपकी पार्टी के जो नेता हैं तो उनको तो ये भी नहीं पता है कि पार्टी में किस तरीके से रहना है, किस तरीके से जुड़कर रहना है, उनको ये भी नहीं पता है। तो वो जीएसटी और तमाम चीजों के बारे में क्या बताएंगे? गोबर भरा है भाजपा के कार्यकर्ताओं के दिमाग में, मस्तिष्क में, दिमाग देखिए, गोबर है। आप एक डिबेट में बैठे हुए हैं तो आप अब शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करिए। आप डिबेट की मर्यादा को बनाए रखिए अवनीश जी। अगर गोबर नहीं होता तो मोदी जी से सवाल पूछते कि मोदी जी, मैं फिर से आपसे कह रही हूँ कि आप अभद्रता मत करिए, अभद्रता मत करिए। आप अपने शब्दों का इस्तेमाल बखूबी चयन करके इस डिबेट में करिए। मंजरी जी, देखिए अवनीश जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके सभी के दिमाग में गोबर भरा हुआ है, इसीलिए वो इस तरीके के उलूल जुलूल फैसले लेते हैं। अवनीश जी, अब तो आप बोल चुके हैं, मुझे लगता है मैं बोलूंगी तो शायद आप बीच में नहीं बोलेंगे। मैं आपसे अपेक्षा रखूंगी। मंजरी जी आप बोलिए। नहीं, मैं बोलूंगी मगर मैं ये चाहती हूँ आप बीच में ना बोलें। अरे मंजरी जी, आप मेरी बहन है, मेरा निवेदन इतना है आपसे कि आप तार्किक बात बोले। जैसे मैंने वैट की दरें बताई, मैंने ड्रग के ऊपर बताया। चलिए ठीक है अवनीश जी, जब आप बोल रहे थे तो मंजरी जी बिल्कुल शांत बैठी हुई थी, एक भी शब्द उन्होंने नहीं बोला आपके बीच में, तो आप भी उनको अपनी बात रखने दीजिए। अवनीश जी बौखलाइए मत, बौखलाइए मत। धर्म की बात करती है, वही आप कर रही है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि कार्यकर्ताओं के दिमाग में गोबर है, राहुल गांधी से लेके और वहाँ तक आप सब बौखला जाते हैं। अरे हम अब डिसाइड जनता करेगी, डिसाइड जनता करेगी कि किसके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, किसको ग्वालियर जाने की आवश्यकता है, किसको पागल खाने जाने की इच्छा। मैं कह रहा हूँ तर्क दे दे मेरी बहन। मैं तर्क दे रही हूँ भाई, तुम जरा सुनने का मुझे बता दे मेरी बहन, सीमेंट पर 28% जीएसटी क्यों था? गरीबों को क्यों लूटा? बोलते ही रहेंगे क्या? आपको अकेले डिबेट करना है, सुनने का मौका नहीं है। आपको पता है कि बात पर मैं आपको उड़ा दूंगी, इसलिए आप जो है वो सुनने का मादा रखिए। बिल्कुल बहन, सुन रहा हूँ आपको। तो ठीक है अवनीश जी, आप शांति के साथ मंजरी जी का जवाब सुन लीजिए, उसके बाद आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। मेरी बहन है, मैं अपनी। चलिए, तो मैं बहन के नाते आपसे बोलती हूँ, आप डिसाइड करिए किसके दिमाग में गोबर भरा है, किसके दिमाग में गोबर भरा है जिसने जीएसटी लेके आया था लेकिन लागू करने की हिम्मत नहीं थी, किसके दिमाग में गोबर भरा है जो महिला आरक्षण की बात करता था लेकिन लागू करने की हिम्मत नहीं थी, किसके दिमाग में गोबर भरा है जो कहते थे हम गरीबी कम करेंगे लेकिन गरीबों को ही मार दिया, किसके दिमाग में गोबर भरा है जो गरीबों को 50-60 सालों में शौचालय नहीं दे पाए थे। फिर आप बोलने लगे। देखो अवनीश जी, मैंने कहा था आप बौखला जाएंगे, मैं बोलूंगी तो। अब नहीं बौखलाए, मैंने कहा था ना। नहीं, अब आप चुपचाप सुनिए। अब आप चिल्ला रहे थे जोर जोर से, मैं चुपचाप सुन रही थी। चलिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, आप भी पॉलिटिकल लीडर हैं तो धैर्य होना चाहिए लीडर के अंदर, ठीक है ना? तो अब ये बताइए, आप 70 साल राज करते रहे, आप माता बहनों के सम्मान के लिए शौचालय बनाकर नहीं दे पाए थे, छोटी छोटी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाए थे। आप जरूरतें तो छोड़िए मंजरी जी, माताओं बहनों की जरूरतें तो छोड़िए, अभी इन्हीं के नेता चुनावी जनसभा में माताओं बहनों को गालियां देते भी दिखे हैं, ये भूल गए। शराबी बोलते देखे, इनका मानसिक संतुलन इतना गड़बड़ा गया है मैडम। ये बात अवनीश जी, देखिए आपको ना आदत बीमारी है बोलने की। प्रवक्ता को सहायता करी, शर्म नहीं आती आपको? किस तरह की सबसे झगड़ेंगे, आप सबसे झगड़ेंगे, महिला के सम्मान की बात कर रही है। देखिए अवनीश जी, शर्म तो आप लोगों को भी आनी चाहिए ना, जब इस तरीके से मंच पर खड़े होकर किसी को गाली देते हैं, जब माँ और बहन को गाली देते हैं तब आपको शर्म नहीं आती। अभी जीएसटी की दरें कम हुई है तो आप कह रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए भाई शर्म, क्यों आनी चाहिए शर्म? और महिला होने के नाते उन्हें महिला सम्मान की बात की है। जवाब दो उसके ऊपर। अवनीश जी, एंकर एक महिला है, हमारी एंकर एक महिला है, इनके महिला सम्मान की बात की है। के कपाट पर पेशाब करते हैं। सोनल जवाब दो उस पर। अरे आप बार बात करते हैं उसी बात हो गया, आप मत बोलिए। कहे ना बोले हम,
क्यों ना बोले हम? न्यूज़ की अवनीश जी मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का हमेशा से रहा है कि हर बात पे रोना रोती रहती है, लेकिन नतीजा उसका कोई भी नहीं निकलता है। अवनीश जी, किसी नतीजे पर कांग्रेस नहीं पहुंचती है, रोना उसका हमेशा से रहता है कि ये हो गया, ये हो गया, अब ये होने वाला है, लेकिन नतीजा कोई भी नहीं निकलता है। दोनों महिलाओं का, आप दोनों महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। आप बोलने, आप पहले तो अवनीश जी, सोनल जी का आप यहाँ पर तमीज से डिबेट में बैठिए, आप अपने शब्दों का इस्तेमाल करिए, अभद्रता मत करिए, बिल्कुल भी डिबेट में अभद्रता नहीं चलेगी। सोनल जी मुझे बोलने दीजिए। आपने अवनीश जी, दारू के ऊपर जवाब दे दूंगा। अवनीश जी, इनका माइक, इनका साउंड डाउन कर दीजिए, इनकी आवाज को बंद कर हमेशा से दीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ताओं का यही चाल चरित्र रहा है कि वो हमेशा से डिबेट में आते हैं, उसी तरीके से महिलाओं का अपमान करते हैं, मंच से महिलाओं का अपमान करते हैं। और आप हमारे ऊपर संस्कृति के ऊपर से चलती है। आप प्रधानमंत्री का गाली देते शर्म तो हैं। आपको आनी चाहिए, शर्म बिल्कुल भी आपको नहीं आ रही है। शर्म आ रही होती तो आप इस तरीके से डिबेट में बैठकर बात नहीं कर रहे होते। सोनल जी, आप भाजपा जी, प्रवक्ता हो कि हम किसी भी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, हम दोनों ही पार्टियों से सवाल पूछते हैं। बुंदेला जी, आप सोनल जी का सवाल अपमान पूछने कर में रहे हैं। जवाब आप नहीं दे पा रहे। आप का अपमान कर रहे आप जिस हैं। चैनल पर- आपके नेताओं को ना तो मीडिया पर भरोसा है, न न्यायपालिका पर भरोसा है, न विधायिका पर भरोसा है, न कार्यपालिका पर भरोसा है। आपके नेताओं को किसी पे भरोसा नहीं है। और जो संस्कृति ऊपर से चलती है, आप प्रधानमंत्री जी को गाली देते हैं, आपके नेता प्रधानमंत्री को तू तड़ा के बोलते हैं, आप महिलाओं को अपमानित करते हैं, महिलाओं को गाली देते हैं आपके नेता, महिलाओं में रक्त बोलते हैं, आइटम बोलते हैं। एक बहुत बड़ी श्रृंखला है महिलाओं को गलत बोलने का। आपको शर्म आना चाहिए। देखिए अवनीश जी, आप लगातार किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है, आप अपनी ही बात रखे जा रहे हैं, किसी की सुनना नहीं चाहते हैं। बुंदेला जी, मैं आपकी कंप्लेंट करूंगी, मैं आपकी कंप्लेंट करूंगी। मैं सारे न्यूज चैनल पर बोलूंगी कि अवनीश जी को बिल्कुल डिबेट में मेरे साथ ना बिठाया जाए। सोनल जी, अवनीश जी, मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ेगी सारे चैनल से कि अवनीश जी को मेरे साथ। हर बार यही होता है ना सर, हर बार कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं डिबेट में इसी तरीके से अभद्रता करते हैं, जैसे आप अभी कर रहे थे। हमारी आपके नेता मंच से गालियां बकते हैं। नहीं सोनल जी, आप मुझे बताएं, गालियां तो उनने बकी हैं, कहा था शराबी किसने आप कहा था? आप कह दीजिए कि हमारे नेताओं ने गालियां नहीं बकी मंच से। शराबी कहा था कि नहीं? आप कह दीजिए कि आपके प्रवक्ता आते हैं डिबेट में इस तरीके से बदतमीजी नहीं करते हैं। इनके एक प्रवक्ता ने आपके ही चैनल पे मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। आप विकास के मुद्दों पर बात करना ही नहीं चाहते हैं, आप सिर्फ उलूल जुलूल की बातें करते हैं, बस जनता को बरगलाने की कोशिश करते हैं। चंदन सोनल आपका लगातार आप अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं बुंदेला जी। कभी आप गोबर की बात कर रहे हैं, कभी कुछ बात कर रहे हैं, और हमारी पत्रकार बहन का भी अपमानित कर रहे हैं आप। ये अच्छी चलिए बात ठीक नहीं है, है, ये आपकी ठीक है। परिपाटी ठीक नहीं है। चर्चा में जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से जीएसटी रिफॉर्म की नई दरें लागू हो गई, उसके बाद से सत्ता पक्ष एक तरफ कह रहा है कि ये जनता के लिए उत्सव है, तो वहीं विपक्ष कह रहा है ये कैसा उत्सव है, इस उत्सव को 8 साल बाद क्यों लागू किया गया है। 8 साल पहले पीएम मोदी को याद क्यों नहीं आया कि अगर टैक्स का बोझ हम जनता पर डालेंगे तो जनता इसकी मार झेल नहीं पाएगी। और आखिरकार आज इस परेशानी का हल तब निकाला जब 8 साल जनता परेशान रही और इसका अब कोई फायदा नहीं है। तो बड़ी बहस में मेरे साथ अभी के लिए इतना है।